उसके चलते वहाँ पे बर्थ रेट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, डेथ रेट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप एक तरीके से देखोगे तो ओवरऑल चारों फ्लो पर डेथ रेट, बर्थ रेट, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, सभी के ऊपर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर से फ्रैक्शन ला करके उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला गया है। तो दीज आर द बेसिकली पॉलिसी मेजर ऑन ईच साइड फ्लो। तो जरूरी नहीं है कि ईच साइड फ्लो पॉलिसी मेजर आप आपस पॉपुलेशन मॉडल पे ही डालो, आप उस सिटी के इन्वेस्टमेंट मॉडल पे भी डाल सकते हो, एनर्जी ग्रोथ की मॉडल पे भी डाल सकते हो, पर कैपिटा इनकम पे भी डाल सकते हो, एजुकेशन के सेक्स सिस्टम पे भी डाल सकते हो। तो ये पॉपुलेशन अगर आप ध्यान दोगे तो एक पूरे सिस्टम में सिटी एज अ होल सब सिस्टम, उसके अंदर अलग अलग से सिस्टम सब सिस्टम है, एंड पॉपुलेशन बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ दैट ओवरऑल सिटी सिस्टम। और उस इंपॉर्टेंट सब सिस्टम में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें से एक पॉपुलेशन हो सकता है एक तरीके से, दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम भी हो सकता है, या एजुकेशनल सिस्टम भी हो सकता है। तो मेनली आप कौन से पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस कर रहे हो, ऑन दैट बेसिस वी विल से कि ठीक है हमारे लिए ये वाला मॉडल मेन इंपॉर्टेंट है। बट जिस तरीके से एक ओवरऑल बिल्डिंग के अंदर ब्रिक इज द मेन बेसिक यूनिट, population will be the most basic unit in our all the urban or the rural dynamics modeling। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मैडम? ठीक है। हाँ, ये जूम होके दिख पा रहा है ना अभी सभी को? थोड़ा सा ब्लरी है बट ठीक है। ओवरऑल यू आर गेटिंग द आई मीन हिंट कि ओके व्हाट समथिंग द मॉडल इज। बेसिकली दिस वाज द स्ट्रीट लाइट मॉडल। अलग अलग टोटल रोड कितने हैं, रोड पे कितने स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, टोटल स्ट्रीट लाइट में कितनी ग्रोथ होगी, बिकॉज जैसे जैसे सिटी बढ़ेगी रोड की लेंथ भी बढ़ेगी, नए रोड प्रपोज होंगे, एक्सटेंशन भी होंगे, एग्जिस्टिंग रोड का अपग्रेडेशन होगा, रोड वाइडनिंग वगैरह होगी। तो ओवरऑल नंबर ऑफ सिटी लाइट, स्ट्रीट लाइट भी बढ़ेगी, और स्ट्रीट लाइट के हिसाब से ओवरऑल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये स्ट्रीट लाइट मॉडल में टोटल स्ट्रीट लाइट बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैलकुलेट किया हुआ है। फिर ये हाउस होल्ड हो गया कि टोटल हाउस होल्ड नंबर, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड विद इन द सिटी में बढ़ेंगे, तो उसके लिए मॉडल है। अलग अलग जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है, तो अलग अलग चीजों में से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कहीं ना कहीं सिटी के अंदर ग्राउंड एरिया पे कुछ टाइप के विंड सोलर जनरेशन लगेंगे, कुछ बायोगैस प्लांट लगेंगे, सॉलिड वेस्ट जनरेशन प्लांट लगेंगे, अलग अलग टाइप का जो भी पॉसिबल होगा वो सिटी के अंदर विद इन प्रोजेक्टेड टाइम पीरियड कुछ ना कुछ कैपेसिटी उस सिटी के अंदर एस्टेब्लिश होती जाएगी। फिर उसके बाद में देखोगे तो ये एरिया का मॉडल है। तो इनिशियल एरिया आपका ये था, ओवरऑल एरिया का स्टॉक ये है, और टोटल एरिया रेशियो ऐसा रहेगा। तो ये एरिया रेशियो किस चीज का हो गया, एक सिटी का एरिया एंड ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एरिया, ठीक है। तो जो इनिशियल एरिया है ये टोटल सिटी का एरिया है, और जो एरिया का टोटल स्टॉक देख रहे हो ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का एरिया। तब आपको समझ में आ गया है कि अब ये एरिया रेशियो होगा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1 तक। ये एरिया एरिया रेशियो मैक्सिमम का कितना हो सकता है, 1 हो सकता है ना, क्योंकि एक सिटी एरिया मान लो किसी एक रेंज से शुरू हुआ है और उसको टोटल ग्रो करते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट को ओवरलैप करना है, तो मिनिमम ये 0 हो सकता है। अगर ये इनिशियल एरिया 0 है तो ये पूरा रेशियो 0 हो गया। अदरवाइज ये रेशियो हमेशा 1 से कम होगा और मैक्सिमम हो जाएगा, ये 1 तक हो जाएगा। द मोमेंट इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, अगर इनिशियल एरिया इज इक्वल टू द टोटल एरिया, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू आएगी 1। तो ये रेशियो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, और लोअर से लोअर कितना हो सकता है, नियर टू 0, नॉट 0 बट नियर टू 0, क्योंकि इनिशियल सिटी का एरिया कुछ तो रहेगा। एटलीस्ट सिटी एरिया अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर है और अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट एरिया अगर 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है, तो हमेशा कुछ परसेंटेज तो रहेगा ही रेशियो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मॉडल में आप अपने विजडम के हिसाब से वहां पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिफाइन करते जाओगे। अभी अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपको थोड़ा सा सोचते ही मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप रेफरेंस के तौर पे जैसे एक बेसिक सा ग्रोथ देखते हैं अपन सिटी के अंदर, सिटी के अंदर ग्रोथ कैसे होती है कि पहले एक छोटा सा 4 और 10 हाउस होल्ड का एक छोटा सा ढाणी टाइप होता है, ठीक है, सेटलमेंट। और वो सेटलमेंट धीरे से धीरे बढ़ता बढ़ता कस्बे का रूप लेता है, कस्बे से बढ़ता बढ़ता वो एक तरीके से एक छोटे से गांव का रूप लेता है, गांव का रूप लेने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक
पेरीफेरल टाउन का या सब अर्बन पेरीफेरल पे कहीं भी एक छोटे से सेटलमेंट या न्यूक्लियाई का रूप लेता है। अब उस न्यूक्लियाई से वो पोलर का रूप लेता हुआ एक तरीके से कोई एक अनदर सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, और आगे और ग्रोथ करके वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में एक सिटी डेवलप हो सकती है। फिर वो सिटी डेवलप होते हुए पहले नगर से नगर निगम बनेगी, फिर नगर निगम से मेट्रो तक जाएगी, मेट्रो से मेगापोलिस बनेगी। तो इस तरीके से एक सिटी के ट्रेंड में ग्रोथ होती है। तो अपन ये समझ सकते हैं कि जो भी अपना पर्टिकुलर स्टडी एरिया है वो इस पूरे ग्रोथ फ्रेमवर्क में कहाँ पे फिट बैठता है। तो आपको ये मालूम है कि कोई वेरिएबल का अगर आपको डाटा लेना है जो आपके पास में नहीं है, तो आप किसी आपसे लोअर नीचे वाले सिटी का जिसका ओवरऑल कहीं रिसर्च में है, कहीं डॉक्यूमेंट्री कोई पैरामीटर हो रखा है, तो वहां से रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। और या फिर किसी एग्जिस्टिंग मेट्रोपोलिस या मेगापोलिस की स्टडी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर मेगापोलिस या मेट्रोपोलिस जो सिटी थी या मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, वो अपने हिस्ट्री और टाइमलाइन में पहले कितनी छोटी थी और आगे अभी कितनी बड़ी हो गई है और आगे और फ्यूचर में कितनी बड़ी होगी। तो उसके हिसाब से उनके वेरिएबल को रेफरेंस लेके आप अपनी सिटी के अंदर भी उस पूरी सीरीज की हायरार्की में अपनी सिटी के हिसाब से रेफरेंस वाइज उस पर्टिकुलर पैरामीटर या वेरिएबल की वैल्यू को एडजस्ट करते हुए अपनी खुद की सिटी के लिए रेफरेंस के तौर पे एक तरीके से यूज करेंगे। ये समझ में आ गया? तो मैंने अभी आपको ये चीजें बताई कि किस तरीके से आपको अलग अलग चीज के वेरिएबल की वैल्यू पता चलेगी, और अगर वैल्यू नहीं है तो किसी दूसरी सिटी की ग्रोथ को लेकर के अपन वहां से रेफरेंस के तौर पे एक पर्टिकुलर कोई नंबर को अपनी सिटी के लिए जस्टिफाई करते हुए यूज करेंगे। क्लियर है? अल्टीमेटली ये सारी चीज एक बेसिक से कॉजल लूप एनालिसिस, एक्शन रिएक्शन और दूसरे ग्रुप के ट्रेंड को नजर में रखते हुए अपन सारी चीजों की मॉडलिंग करते हैं। तो जब अपन ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉडलिंग करते हैं, देन इट इज मोर काइंड ऑफ अ एफिशिएंट एंड slightly near to accurate process of calculating this entire thing systematically and scientifically. क्लियर है? तो इस तरीके से एक प्लानर के लिए ये वाला टेक्निक एक नॉर्मल एक्सेल सीट पे प्रोजेक्शन एंड स्टिपुलेशन करने से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में इंटीग्रेशन इंटरेक्शन और बेसिकली उस चीजों के ऑप्टिमम वैल्यू एंड ऑप्टिमम मैक्सिमा एंड मिनिमा को ध्यान में रखते हुए इस सारी मॉडलिंग के सारे पैरामीटर उस सर्कल में लूप में लिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर किसी चीज का इफेक्ट कैलकुलेट किया जाता है, जो कि बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट के चलते एक लूप में है। अगर आपने पॉजिटिव इफेक्ट भेजा है तो अगेन वो घूम फिर के आपके वापस एंड में आकर के आपको वापस पॉजिटिव इफेक्ट देगा। अगर आपने नेगेटिव दिया है तो वापस आपको आकर के नेगेटिव लगेगा। तो इट इज द सेम थिंग व्हाट अ सेज गो कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है? हम्म 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 आप ही बताओ। आपने ऑलरेडी एक स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा है। सो एज फार एज व्हाट आई नो कि द मोमेंट कोई एक चीज स्टेट है, दैट स्टेट इज बेसिकली सम ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। तो अभी उस विद इन स्टेट बाउंड्री के अंदर कोई ऐसा ऐसा एरिया बना नहीं है, ऐसा एरिया बना या बचा नहीं है जो बेसिकली किसी भी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू अनक्लेम्ड है, कि जिसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मिला लो या कोई पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट अपने आपस में मिला ले, है ही नहीं। राइट? तो इस जगह पे आते हुए आप क्या करोगे बताइए मेरे को। अब इसके लिए क्या रेफरेंस होगा आपके पास में? नहीं, अपन बात कर रहे हैं ना स्टेट लेवल तक की। तब लेकिन ट्रेंड क्या कहता है? बढ़ रही है, और ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें आप मेरे को ये बता सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट एनलार्ज हो गया है?
मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था आपको ये सारे रेफरेंस आप कम तो हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट का एरिया एनलार्ज हुआ हो, उसने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एरिया ले लिया हो या कोई और प्रोसेस हुई हो। एक ही डिस्ट्रिक्ट के दो डिस्ट्रिक्ट बन गए, राइट? तो ये तो बेसिकली आपने विद इन द डिस्ट्रिक्ट में कोई एग्जांपल बताया, तो ऐसा एग्जांपल है जो बेसिकली ओवर द डिस्ट्रिक्ट एनकम्पास हो रहा हो या एनलार्ज हो रहा हो। कोई ध्यान में आ रहा है ऐसा? नहीं आ रहा? थोड़ा सा ध्यान से और देखोगे तो वो भी अपने को इंडिया के अंदर ही मिलेगा। इंडिया के अंदर पहले दिल्ली एक तरीके से छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जितना ही एरिया हुआ करता था, ठीक है, और उसके आसपास छोटा एरिया था, एक गाजियाबाद एक अलग तौर पे डिस्ट्रिक्ट या कुछ तहसील जैसा था। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ये एरिया है नोएडा एंड गुड़गांव, ये बेसिकली जो पड़ोसी जो स्टेट्स है उनके पार्ट्स हुआ करते थे, एंड दीज आर बेसिकली रूरल एरियाज, एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड रीजन्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, दिल्ली जो एक डिस्ट्रिक्ट था उसने अपने इम्पैक्ट के अंदर गाजियाबाद को भी लिया, और गाजियाबाद को लेने के बाद में ये तो वो चीज़ हो गई कि ठीक है दिल्ली और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का पार्ट था, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो दिल्ली ने यहाँ पे दो तीन जगहों के स्टेट के एरिया को लेकर के अब उस दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट जाने जाने की बजाय वो जाना जाता है एनसीआर के तौर पे, नेशनल कैपिटल रीजन। यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की डोमिनेंसी जो है पॉपुलेशन वाइज और डेवलपमेंट वाइज इतनी ज्यादा है कि इट कैन नॉट कंटेन विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, देन बेसिकली व्हाट इट विल डू, it will be called as a region and it will also share all the impact benefit development and everything with the nearby district। और उसके बाद में एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट की आइडेंटिटी नहीं रहेगी, इट विल बी द आइडेंटिटी एज अ होल रीजन। तो जिस तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके एक स्टेट को आइडेंटिटी मिलती है, सेम उसी तरीके से एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक और आपके पास में भी एक यूनिट आ गई जिसको बोलते हैं काइंड ऑफ अ स्टेट डिस्ट्रिक्ट रीजन या फिर स्टेट डेवलपमेंट रीजन। तो वो कैपिटल के केस में नेशनल कैपिटल रीजन बन गया, अगर स्टेट के केस में होगा तो वो क्या बन जाएगा, स्टेट डेवलपमेंट रीजन। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं सेम डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। अब स्टेट में स्टेट की कैपिटल हो सकती है, तो हो सकता है कि वो अभी यहाँ पे एक कंट्री के केस में एनसीआर हुआ और स्टेट के केस में हो जाएगा एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन। क्योंकि ये भी मैं मानता हूं कि एक स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ किसी सिटी की होगी तो वहां पर कैपिटल सिटी की होगी, या उसके अलाइंड ही एक और दो और सिस्टर सिटी होती है एक स्टेट के अंदर जिनका कंपैरेटिव डेवलपमेंट उस नेशनल कैपिटल स्टेट कैपिटल के क्लोज हो सकता है। जैसे अगर राजस्थान में देखूंगा तो राजस्थान में तीन है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। अजमेर को मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं करा बिकॉज कि अजमेर जस्ट जयपुर के उतने एरिया के अंदर एनकम्पास हो ही जाता है। अजमेर और जयपुर के बीच में एक एरिया पड़ता है किशनगढ़, जो कि जयपुर से 1.5 घंटा दूर है और अजमेर से 1.5 घंटा दूर है। तो वहां तक ओवरऑल अजमेर का और जयपुर का जो इफेक्ट है वो मर्ज करता है। तो बेसिकली किशनगढ़ एक ऐसा एरिया है जो नेशनल कैपिटल के भी, और दूसरी एक अलाइड पोलर रीजन जो कि जयपुर के अलाइड में है अजमेर, उसके रीजन से वो इन्फ्लुएंस होकर ग्रो करता जा रहा है। तो अब ये किशनगढ़ जो है ये इतना ग्रो करेगा कि ये बेसिकली जयपुर का डिस्टेंस और अजमेर की डिस्टेंस को एक तरीके से डेवलप कर देगा। तो ओवरऑल जयपुर आने वाले टाइम के अंदर, अगर मैं जयपुर का फ्यूचर अगर मैं एज अ ट्रेंड के तौर पे कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल स्टेट कैपिटल रीजन के अंदर अजमेर और किशनगढ़ के एरिया इफेक्ट एरिया में आएंगे, जिस तरीके से अभी दिल्ली के केस में गुड़गांव, नोएडा और आसपास के कुछ अलग एरियाज आते हैं। क्लियर? तो उसी तरीके से ये अलग अलग व्हीकल वाइज कंजम्पशन और व्हीकल वाइज डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन। तो मान लो किसी फैमिली के पास में पहले बाइक थी, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद वो फैमिली में डेवलपमेंट होगा। अगर मैं सिटी के पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ
उस घर के अंदर पहले टू व्हीलर था, पहले साइकिल थी, तो बाद में कोई बाइक या स्कूटर आएगा, फिर बाइक और स्कूटर आ गए, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में उसी फैमिली के अंदर कोई ना कोई बंदा तो कार लेकर आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कन्वर्जन होता है इन चीजों के अंदर भी, कि बाइक कन्वर्ट होगी कार में, साइकिल कन्वर्ट होगी बाइक में, और कार कन्वर्ट होगी कुछ और अपग्रेडेड और हैवी कॉस्ट, मतलब एक तरीके से बहुत ही लग्जरी कार के अंदर। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं पे सिस्टम में चेंजेस आते रहेंगे, और ये चेंजेस में अपने आप में एक कन्वर्जन रेशियो रहेगा। ठीक है, सेम कन्वर्जन रेशियो अगर मैं देखूँ तो मैं किस में रहेगा, कि हाउस होल्ड के कुकिंग सिस्टम में। अगर मैं लाइटिंग में देखूंगा तो वहां पे लाइटिंग के अंदर भी रहेगा, एजुकेशन में भी रहेगा। एक फैमिली में सबसे पहले कोई बंदा होगा उसने मेनली 5वीं या तीसरी तीसरी क्लास तक की पढ़ाई की है, फिर जब वो फादर बना तो उसने अपने बेटे को 10वीं तक पढ़ाया, जब उसका बेटा बड़ा हुआ और वो फादर बना तो उसने अपने बेटे को लगभग ग्रेजुएशन तक कराया। तो जिस फैमिली में ऑलरेडी कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इतना तो चांस रहेगा कि उसके बेटे को भी शायद वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कराए, और सकता है मास्टर्स करने के लिए पीएचडी करने भी भेजे। तो ये जो कन्वर्जन और ग्रोथ का ट्रेंड रहेगा ये हर सेक्टर में फॉलो होगा। कुकिंग सेक्टर में ऐसे फॉलो होगा कि पहले कोई लोग नॉर्मल चूल्हे पे खाना बनाते थे, फिर उसके बाद में वो कैरोसिन स्टोव पे गए। कैरोसिन स्टोव में अगर मैं खुद की घर में बात करता हूँ तो अभी वो लोग एलपीजी पे गए। ठीक है, पहले एलपीजी के सिलेंडर आते थे, अभी मेरे घर पे गैस का पाइपलाइन आ गई है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये चीजें देखोगे तो कहीं ना कहीं पे फैसिलिटी में अपग्रेडेशन होता जाएगा, and so does the conversion also will take place। अलग अलग लेवल के कंज्यूमर उसके अपर लेवल के कंजम्पशन गैप में जाकर के कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, अपार्टमेंट के अंदर भी होगा, पहले लोग सिंगल यूनिट अपार्टमेंट रहते थे, फिर जब उनकी फैमिली बड़ी होती है तो अल्टीमेटली वो सिंगल यूनिट फैमिली वाले 1.5 बीएचके लेते हैं, नॉट द कंप्लीट 2 बीएचके बट 1.5, एक छोटा सा स्टडी रूम रहता है। उसके बाद में जब ये फैमिली भी बड़ी हो जाती है तो 2 बीएचके में जाती है, 2 से 3 बीएचके में जाता है, उसके बाद में और लेविस या लग्जरी लाइफस्टाइल में चले जाता है। तो एक तरीके की ऐसा ट्रेंड आपको मैक्सिमम ईच सेक्टर में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं। अगर बाथरूम के अंदर वाटर का उसका देखोगे तो आप देखोगे गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक रॉड हो गई, दूसरा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। तो अलग अलग सिस्टम रहेंगे एक वाटर हीटिंग के भी इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग सर्विस अपग्रेड वाइज जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनके लिए। अगर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखोगे तो उसमें ये रहेगा हाउस होल्ड में कि वो लोग पहले लेकर आए तो जस्ट पहले एक नॉर्मल ही लेके आए, कोई ऐसा ही थर्ड पार्टी लोकल कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, फिर थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ तो वो फर्स्ट 1 स्टार लेकर आए, फिर उसके बाद में 3 स्टार लेकर आए, उसके बाद में 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन लेके आए, ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक। पहले बिल्कुल लोकल ही थी, उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक आई, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक आई। पहले नॉर्मल टीवी था सीआरटी, उसके बाद में वो रिमोट वाला सीआरटी टीवी लेके आए, उसके बाद में वो एलसीडी लेके आए, उसके बाद में वो एलईडी लेके आए, फिर उसके बाद में 3D ग्लास लेके आए, उसके बाद में कर्व्ड ग्लास वाला टीवी लेके आए, और आगे क्या पता वो प्रोजेक्टर लेकर आए या फिर कोई दूसरी और वीआर टेक्नोलॉजी लेके आए। तो एक तरीके से इन सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं में ग्रोथ में अपग्रेडेशन होता जाएगा जैसे जैसे डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। तो ये सारा चीज हर एक सेक्टर के अंदर आपको कैप्चर करना है, और उस एसेंस को कैप्चर करके जब आप ट्रेंड वाइज सारी चीज़ों को मॉडलिंग करके उनको इंटीग्रेट करोगे तो दैट इज द बेटर एक्यूरेट मॉडल देन द ट्रेडिशनल प्रोजेक्शन टेक्निक। फिर उन्हीं चीज़ों के जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं, वहाँ से आप टेबल का आउटपुट ले सकते हो, ग्राफ का आउटपुट ले सकते हो। तो आपने अलग अलग पॉलिसी वाइज अलग अलग सिनेरियो बना दिए। इस टाइम आपने बोला कि ठीक है इस टाइम में केवल 4 पॉलिसीज पूरे सिटी सिस्टम के मॉडल पे डालता हूँ, तो मैंने फिर बाद में उसके हिसाब से पॉपुलेशन प्रोजेक्शन काउंट किया। फिर मैंने बोला कि अब मैं 4 के साथ में एक 5वीं पॉलिसी और ऐड करता हूँ, तो ये सिनेरियो नंबर 2 है। सिनेरियो 1 में केवल 4 पॉलिसी थी, सिनेरियो सेकंड के अंदर 4 के साथ में एक और 5वीं पॉलिसी है। फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं थोड़ा सा पॉलिसी में भी चेंज करता हूँ, तो मैं पुराने 5 पॉलिसी के लॉट में से केवल 2 ही पॉलिसी लेता हूँ और 3 एडिशनल नई पॉलिसी लेता हूँ। तो एक तरीके से सिनेरियो बेसिकली जहां तक वो किसी दूसरे सिनेरियो से डिफरेंशिएट किया जाए उसके हिसाब से आप ऑप्टिमम सिनेरियो बनाओगे। पहले तो आप बहुत सारे सिनेरियो बनाओगे, 30-40 बनाओगे, 30-40 बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल किस पॉलिसी को डालने से इम्पैक्ट पड़ रहा है और किसको डालने से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा।
और किसको डालने से नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो आपको बेसिकली ईच पॉलिसी वाइज वो वेरिएशन पता चल जाएगा कि कितने वेरिएशन में मेरे को ओवरऑल वो सारी चीजें वहां पे ग्रोथ फैक्टर में इन्फ्यूज करनी है, कितना उस ग्रोथ फैक्टर को वेरी करना है। उस ग्रोथ फैक्टर को 0.11 करना है, 0.12 करना है, या उस ग्रोथ फैक्टर को 0.1 से मैं 0.2 तक ले जा सकता हूँ और नीचे 0.01 तक ले जा सकता हूँ। तो उस तरीके से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। ईच सिनेरियो वाइज आप कौन कौन से वेरिएबल में कितना कितना रेंज ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वेरिएबल की अलग अलग प्रोजेक्शन दिखाए हैं। ये सारे सिनेरियो हैं, मैंने लगभग सिनेरियो लिए हैं लगभग 12 के आसपास। तो ये 12 सिनेरियो के वाइज मैंने अलग अलग वेरिएबल के प्रोजेक्शन यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश की है। तो ये अलग अलग कलर की लाइंस के हिसाब से ये अलग अलग वेरिएशन दिखते हैं। कहाँ पर वो बहुत ही पास की रेंज में चल रहा है तो सारी लाइन जो है वो एक साथ आगे जाके एक पॉइंट में मर्ज करती हुई दिख रही है, या एक पॉइंट से ही कन्वर्ज करती हुई डाइवर्स होती हुई दिख रही है अलग अलग ऐसे। ये दूसरे और वेरिएबल हो गए, वाटर सप्लाई का हो गया, एनर्जी जनरेशन का हो गया, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन का हो गया, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल वगैरह का हो गया कि कितना जनरेट हो रहा है, उसका कितना केवल सर्विस में कैटर किया जाता है, जिसको बेसिकली कलेक्ट करके डंप साइट तक ले जाया जाता है। बाकी काफी चीज ऐसी सिटी के अंदर रहती है। ठीक, तो अलग अलग सेक्टर वाइज ये अलग अलग वेरिएबल्स के प्रोजेक्शन है सिनेरियो वाइज। ठीक है, और ये बेस सिनेरियो कैसे होगा तो पहले आप एक बेस मॉडल बनाओगे। बेस मॉडल क्या होगा कि पास्ट ट्रेंड, मान लो आपने 2001 के डेटा से लेकर अभी के 2020 तक के डेटा तक वो मॉडल बनाना शुरू किया। तो अब आप इस मॉडल को बनाते बनाते आप बोलोगे मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल कितना लेना है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी मालूम है कि आपने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का आउटपुट जो है एग्जिस्टिंग 2001 से 2020 तक की जो डेटा है उसके साथ में मैक्सिमम ±5% या ±10% की रेंज में आना चाहिए। आपके बेस मॉडल से जो आउटपुट आएगा वो रियल वैल्यू से केवल ±5% या ±10% ही उसमें डिविएशन होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। बेस मॉडल से आपने जो मान लो पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन लाया 2020 का, तो वो प्रोजेक्टेड मॉडल फ्रॉम योर बेस मॉडल should be equal to the existing population of the city given in census or in any reference research document कि existing population इतनी है। सिटी का मास्टर प्लान से पता चलेगा कि 2020 तक कितनी पॉपुलेशन होगी या 2021 तक कितनी होगी, 2025 तक कितनी होगी। कुछ अलग अलग टाइम के डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन वाइज मास्टर प्लान होते हैं या कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट प्लान होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन प्लान हो गए, तो अलग अलग प्लान में आपको ये कहीं कहीं पे अलग अलग रेफरेंस के तौर पर पॉपुलेशन मिल जाएगी, तो जिसको आप अपने बेस मॉडल के प्रोजेक्शन से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ मेरा आउटपुट नियर वैल्यू ±10% की रेंज के डिफरेंस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आपको जाके अपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को ट्वीक करना है, उसको थोड़ा सा घटाना बढ़ाना, या उसका कांस्टेंट परसेंटेज पे है तो उसको ग्राफ मेथड पे लाना है। तब आपको समझ में आ गया कि उस वेरिएबल को कहाँ पे आपको कांस्टेंट परसेंटेज के तौर पे यूज करना है और कहाँ पे आपको एज ए ग्राफ फॉर्म में यूज करना है। जब बर्थ रेट होगी, बर्थ रेट ग्राफ फ्रैक्शन ग्राफ के तौर पे मतलब ग्राफ फंक्शन के तौर पे यूज करोगे। जब बर्थ रेट का फ्रैक्शन हिमसेल्फ इज चेंजिंग तो बर्थ रेट भी चेंज हो रही है तो उसके कारण से पॉपुलेशन भी चेंज होती होगी। ठीक है, तो जहां पे अगर एक बर्थ रेट पर y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन लग रही थी तो पॉपुलेशन के ऊपर तो दो चीजें हो गई ना, तो बर्थ रेट फ्रैक्शन और एक बर्थ रेट, तो उसके चक्कर में पॉपुलेशन की इक्वेशन होगी वो y is equal to x की पावर n हो जाएगी। So definitely this will be a kind of a more curvature output in the population, जो कि पॉपुलेशन में हमेशा अपने को दिखता है। इस तरीके से पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन में कुछ कार्बन एमिशन का है जो प्रोफाइल चल रही है ना, इस तरीके की पॉपुलेशन की भी ग्रोथ इस टाइप से दिखती है। पहले धीरे धीरे स्लो चलती है और फिर अचानक से ऐसे खड़ी होकर चलने लगती है, खड़ी होकर बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी होकर चलने लगती है। तो उस टाइप के कर्व वाले लूप देखने को मिलेंगे। ये उसी सिटी एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अंदर अलग अलग सिनेरियो वाइज आउटपुट दे रखा है, तो उससे अपने को पता चलता है कि इसमें केवल 2 और 3 सिनेरियो ही ऐसे है जिसके अंदर बेसिकली जो सिटी एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जो है वो इंप्रूव हो रही है, बाकी सब के अंदर डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो उन पॉलिसी सिनेरियो को अपन डिस्कार्ड कर लेंगे और वो जो पॉजिटिव सिनेरियो है जिसके रिजल्ट अपने को चाहिए उन पॉलिसी के ऊपर रिकमेंडेशन और सजेशन देंगे। So that is the whole outcome from the entire simulation, projection and consideration.
फॉर ईच पॉलिसी। तो वो पॉलिसी कुछ ऐसी दिखती है बाद में कि मान लो सिनेरियो 2 में लेता हूँ, तो सिनेरियो 2 में मैंने क्या किया, तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है कि सोलर रूफ एरिया कवरेज फ्रैक्शन जो था वो 0.05 टू 5 टाइम्स बढ़ रहा है। लीकेज फ्रैक्शन जो था उसको मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, यानी कम कर रहा हूँ, तो वो 0.42% से 0.15% हो रहा है। तो ये जो रेंज दिख रही है दैट मीन्स ये वाले पर्टिकुलर जो पैरामीटर मैंने लिए थे या फ्रैक्शन मैंने लिए थे, ये ग्राफ फंक्शन है। सीवरेज कवरेज जो था वो 0.7 से 0.9 है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर जो हो रहा है वो 0.02 से 0.025 है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि जो भी पॉलिसी होगी वो बेसिकली ग्राफ फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है, या बैच में इम्प्लीमेंट की जाएगी कि अभी इनिशियली 5% होगी, उसके बाद में गैप लिया जाएगा, उसके बाद में 5% का जंप लिया जाएगा। इस तरीके से बेसिकली फैक्ट्री में एक्सपेंशन होता है कि आने वाले 10 साल के बाद में 25% एरिया के हिसाब से एक साइड में एक छोटी सी फैक्ट्री और बनाया जाता है, शेड और बनाया जाता है, या फिर आने वाले 10-15 सालों के बाद में एक नई एडिशनल फैक्ट्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के पास में इंस्टॉल की जाती है, शेड वगैरह, ठीक है। तो एक इस तरीके से वो सारे खेतों के अंदर भी होता है, खेतों के अंदर बंद लगाए जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर लगाया जाता है जिसके अंदर अभी के टाइप की मॉडर्न फार्मिंग की जाती है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह को एक तरीके से थोड़े क्लाइमेट को कंट्रोल करके। तो इस तरीके से जो सिनेरियो हमने प्रपोज किया था वो ये वाला सिनेरियो था कि इतना इतना अगर अपन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो अपने पास में उसके हिसाब से एक बेटर पॉलिसी की सिनेरियो होगा जिसमें अपन ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अपने फ्यूचर में सिटी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जो होगी वो ओवरऑल इम्प्रूव होगी। तो ये सारी चीज आती है उस पूरे मॉडल से अपने पास। अब आपको अगर कुछ क्वेरी है तो बताइए।